राष्ट्र ध्वज की बात कर लिया है, राष्ट्रगान की बात कर लिया है और राष्ट्रगीत की साथियों हम लोगों ने बात कर लिया है। किसकी बात कर लिया साथियों? सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने नेशनल फ्लैग की बात किया है। किसकी? नेशनल फ्लैग की बात किया है। और नेशनल फ्लैग को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? नेशनल फ्लैग को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र ध्वज कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने बात किया है नेशनल एंथम की बात किया साथियों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रगीत कहते हैं। क्या? नेशनल एंथम, जिसे हम लोग राष्ट्रगीत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? राष्ट्र। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं साथियों, तो हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग की बात कर लिया है और नेशनल सॉन्ग को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल सॉन्ग को हम लोग राष्ट्रगान कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? राष्ट्रगान हम लोग कहते हैं। विजिबिलिटी है बेटा? ओके, व्हाइट पेन। जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, राष्ट्रीय झंडे की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, तो इसे हम लोगों ने 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। कब साथियों? 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल एंथम, जो जन गण मन है, तो अपनाया था साथियों। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और अगर हम लोग बात करते हैं साथियों नेशनल सॉन्ग, तो इसे भी हम लोग 24 जनवरी 1950 को अपना लिए थे। और हम लोगों ने देखा था साथियों कि राष्ट्र झंडे में कितने रंग होते हैं साथियों, तो इसमें हम लोगों को 4 रंग देखने को मिले थे। कौन कौन सा? बिल्कुल केसरिया रंग था, बिल्कुल सफेद रंग था। वॉइस कट रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है साथियों, यहां तक चीजें हम लोगों ने देख ली थी। और आज हम लोग का टॉपिक साथियों क्या है? बिल्कुल इंग्लिश में भी नोट्स मिलेगा साथियों। आज से कल की भी नोट्स आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का राज्य प्रतीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये अशोक का हमें देखने को मिलता है साथियों। ये पुराना वाला है साथियों, मतलब जो सारनाथ से लिया गया है अशोक का, ये वाला है। पर अभी इसमें कुछ बदलाव करके साथियों, कुछ चेंजेस करके, मतलब कुछ बदलाव करके साथियों इसमें क्या किया गया है? बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है, बदलाव का मतलब होता है चेंज करने की बात है, जिसे भारत ने अपनाया है और ये बन जाता है भारत का स्टेट बन जाता है। क्या साथियों? एम्बलम बन जाता है, मतलब कि भारत का राज्य प्रतीक बन जाता है। नोट कर लिएगा, राज्य प्रतीक बन जाता है। ठीक है साथियों, पहले ये हुआ करता था अशोक का सारनाथ जो होता था, ये देखने को मिलता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश की एक जगह है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार नोट्स, देखो साथियों पहली बार मैं बता देता हूं, क्लियर कर लेता हूं, कुछ पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं राइटिंग इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी। लोगों ने किया है, इसे हम लोगों ने भारत का राष्ट्र प्रतीक बनाया है, पर कुछ बदलाव के साथ बनाया है, कुछ चेंजेस के साथ बनाए हैं। इसमें साथियों हमें क्या-क्या देखने को मिलता है पुराने वाले में और नए वालों को, ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। साथियों अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें 3 शेर देखने को मिलते हैं और एक शेर छिपा हुआ है साथियों, मतलब कि हमें 4 लायन देखने को मिलते हैं। लायन का मतलब क्या होता है साथियों? मेरे शेर होता है। अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, यहाँ पे हमें 4 लायन देखने को मिलते हैं। मेरे साथियों आप लोग को नोट करना है कि पुराने वाले सारनाथ में, पुराने अशोक स्तंभ में क्या क्या देखने को मिलता है, ये हम लोग अब नोट करने जा रहे हैं। पुराना का मतलब होता है साथियों ओल्ड। तो सबसे पहले हमें 4 लायन देखने को मिलता है। 3 जो इसमें होते हैं विजिबल होते हैं, मतलब कि दिखाई देते हैं साथियों। क्या है? 3 दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? 3 दिखाई देते हैं और एक हिडन होता है, मतलब कि साथियों एक छुपा हुआ होता है। एक हिडन होता है जिसे हम लोग छुपा हुआ कहते हैं। क्या है साथियों? छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यहां तक ये समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि 4 शेर होते हैं, 3 विजिबल होते हैं, मतलब दिखाई देता है, एक हिडन होता है जो छुपा हुआ होता है। इन चारों शेर का कुछ अपने में मतलब होता है साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इन चारों का मतलब क्या देखने को मिलता है? पहले का मतलब होता है प्राइड। क्या साथियों? प्राइड मतलब होता है, और प्राइड का मतलब क्या होता है हिंदी में? गर्व का मतलब होता है। विजिबल है साथियों, प्राइड का मतलब गर्व होता है, दिखाई दे रहा है ये कलर। चलिए, दूसरा क्या मतलब होता है? पावर होता है। पावर का मतलब होता है शक्ति। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान देना कि 4 शेरों का क्या मतलब होता है, ये हमें देखना है। तीसरे का मतलब होता है करेज। करेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं साथियों? करेज को हिंदी में हम लोग साहस कहते हैं। क्या कहते हैं? साहस कहते हैं साथियों, साहस। इसे याद रखना है आपको। और चौथा क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है साथियों, मतलब कि आत्मविश्वास हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? आत्मविश्वास देखने को, आत्म आत्मविश्वास देखने को मिलता है। तो हमने कहा भैया पुराने अशोक में 4 लाइन देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 दिखाई नहीं देते हैं और एक छुपा हुआ रहता है। सब कलर चेंज, कलर चेंज। करेज का मतलब साथियों बिल्कुल साहस होता है, और कॉन्फिडेंस का मतलब साथियों क्या होता है? आत्मविश्वास देखने को मिलता है। ये सारी चीजें समझ में आई? चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो हम लोग बात करते हैं 4 शेर को हम लोग देख लिए। 4 शेर जो किस पे हुए लटके हुए हैं, तो जिस पे लटके हुए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उसे हम लोग अबेकस कहते हैं। अबेकस कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये 4 शेर किस पे माउंट है? ये अबेकस पे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये 4 शेर किस पे हैं? अबेकस पे देखने को मिलते हैं साथियों। 4 लायंस हैं जिस पे अबेकस दिखता है साथियों। क्या मजा? अभी वीडियो रुक रहा है। देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांड भी कहते हैं। और भैया ये क्या किस चीज को डिनोट करता है? स्ट्रांग वर्क को डिनोट करता है साथियों। किस चीज को डिनोट करता है? मतलब कि हार्ड वर्क को डिनोट करता है। मतलब कि हार्ड वर्क को डिनोट करता है, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, हार्ड वर्क को डिनोट करता है। और इधर हमें क्या देखने को मिलता है? गैलोपिंग हॉर्स देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कूदता हुआ घोड़ा हमें देखने को मिलता है। तो भैया क्या देखने को मिलता है? कूदता हुआ, कूदता हुआ घोड़ा हमें देखने को मिलता है साथियों, गैलोपिंग हॉर्स देखने को मिलता है। पर साथियों यहां तक सारी चीजें नहीं होती हैं। हमें अबेकस पे साथियों क्या देखने को मिलता है? हमें अबेकस पे, हमें अबेकस पे, मतलब अबेकस जिस पे चारों शेर हैं, उस पे हमें 4 चीज देखने को मिलती है। 4 हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 जानवर हमें देखने को मिलते हैं। उनका नाम आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उन चारों का नाम साथियों क्या है? पहले का अगर हम बात करते हैं, ए, बी, टी और डी। ठीक है, पहले नंबर पे हमें क्या देखने को मिलता है साथियों? हमें बुल देखने को मिलता है।
हमें हॉर्स देखने को मिलता है, जिसे हम लोग घोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। और तीसरा हमें क्या एलिफेंट देखने को मिलता है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एलिफेंट देखने को मिलता है, जिसे हम लोग हाथी कहते हैं। और चौथा हम लोग को साथियों लायन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या शेर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। बुल का मतलब होता है साथियों स्ट्रांग होता है या हार्ड वर्क होता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, हार्ड वर्क होता है मतलब कि होता है, एनर्जी के साथ वफादार भी होता है, मतलब ऊर्जावान होता है। आपने देखा होगा घोड़ा कितना ऊर्जावान हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग एलिफेंट की बात करते हैं तो मजबूत बहुत होता है, स्ट्रांग बहुत होता है साथियों, मजबूत होता है। एग्जाम में क्वेश्चन फंसे हैं साथियों, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और लायन का मतलब क्या होता है साथियों? लायन का मतलब होता है करेज, और करेज को हिंदी में हम लोग कहते हैं साहस। क्या कहते हैं साथियों? साहस कहते हैं हम लोग करेज को। क्या साहस कहते हैं हम लोग करेज को? तो चार तरीके के हमें जानवर देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली। परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हार्स है साथियों वो कौन से साइड है? तो दाएं साइड देखने को मिलता है, और दाएं साइड को हम लोग क्या कहते हैं? राइट साइड कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, अशोक के कौन से साइड हमें घोड़ा देखने को मिलता है? राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, मतलब कि बाएं साइड में देखने को मिलता है लेफ्ट, जिसे हम लोग बायां कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं साथियों बुल, अगर हम बात करते हैं तो बुल हमें दाएं साइड देखने को मिलता है, जो हमें कहते हैं राइट साइड कहते हैं, हम लोग राइट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद हुई कि नहीं हुई? चलिए अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो चार तरीके के शेर देखने को मिले, चारों शेर का मतलब हमने देख लिया। फिर हमें इस साइड हमें सांड देखने को मिलता है, बुल देखने को मिलता है, जिसका मतलब स्ट्रांग वर्क या हार्ड वर्क होता है। गैलोपिंग हॉर्स मतलब कूदता हुआ घोड़ा हमें देखने को मिल गया, और फिर इसके पीछे हमें हाथी और शेर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों तो ध्यान देना, ये क्या है? ये उल्टा लोटस हमें देखने को मिलता है। ये साथियों क्या है? उल्टा लोटस है, मतलब कि माउंट लोटस देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है? ओरिजिनल सारनाथ हुआ करता था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और बीच में किससे अलग किया गया है साथियों? तो अशोक चक्र से इसे अलग किया गया है साथियों। ध्यान दीजिएगा, किससे अलग किया गया है? अशोक चक्र से अलग किया गया है। अब इसमें कुछ बदलाव करके क्या कहते हैं साथियों? अपने स्टेट एम्बलम को हमने बना दिया है। साथियों ध्यान देना, चारों शेर तो हमें एक जैसे ही दिखते हैं। चारों शेर का मतलब प्राइड, पावर, कॉन्फिडेंस, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल करेज देखने को मिलता है। अगर हम साथियों बात करते हैं इसमें, ये अबेकस पे ही है, और अबेकस में भी सारे जानवर हमें सेम देखने को मिलते हैं। इधर हमें क्या बुल देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में सांड कहते हैं। इधर हमें हॉर्स देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में घोड़ा कहते हैं। पीछे हमें एलिफेंट देखने को मिलता है, जिन्हें हिंदी में हाथी कहा जाता है, और लायन देखने को मिलता है, जिसे शेर कहते हैं। पर साथियों इसमें एक चीज को चेंज कर दिया गया है, इस लोटस को हटा दिया गया है, कमल को हटा दिया गया है साथियों। क्या? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कमल को हटा दिया गया है। कमल को हटा देने के बाद बिल्कुल सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते कौन सी है भैया साथियों? ध्यान देना, ये देवनागरी भाषा में लिखा गया है। देवनागरी भाषा में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। और कहां से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है साथियों। मंडूका उपनिषद से लिया गया है साथियों। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में है। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की ही जीत होगी। तो कुछ बदलाव के साथ लिए गए हैं। बिल्कुल व्हाइट बोर्ड यूज करिए, ब्लैक बोर्ड पढ़ते हैं और समझते हैं। जो चीजें हमने पढ़ा है उसको हमने पीपीटी फॉर्मेट में भी आपको ले आए हैं कि भैया आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए। हिंदी में है, और उसके बाद साथियों परेशान मत होना, इसी का मैंने अंग्रेजी अनुवाद भी करवा दिया। पहले लिख के पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद आपको पीपीटी में दिखा देता हूं कि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। सारनाथ की अशोक सिंह राजधानी है, राज का प्रतीक सारनाथ में अशोक सिंह राजधानी का एक रूपांतर हमें देखने को मिलता है कुछ चेंजेस के साथ। अब वास्तविक सारनाथ कैसा था बेटा? ध्यान देना, जो हमारा ओरिजिनल सारनाथ था वो कैसा था? एक गोलाकार अबेकस पर पीठ से पीठ सटाकर चार शेर हैं। चारों शेर का मैंने मतलब बता दिया है। वे क्या है? शक्ति है मतलब पावर है, साहस है मतलब करेज है, आत्मविश्वास है मतलब कॉन्फिडेंस है, गर्व है मतलब प्राइड की बात करता है। अबेकस एक घंटी के आकार का कमल पूरी तरह खिले हुए पर टिका हुआ है। ये देखिए पूरी तरह से खिले हुए पर टिका हुआ है। चार शेरों का मतलब हमें समझ में आ गया है साथियों। अगर हम बात करते हैं अबेकस की फ्रीज में निम्नलिखित मूर्तियां हैं भैया, अगर हम ये बात करते हैं अबेकस है तो इसमें कई सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पे क्या है साथियों? एक हाथी है, एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक बैल है, और एक शेर हमें देखने को ठीक है, तो इस पे एक हाथी, हमें एक एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक हाथी है जो बहुत मजबूत है, दौड़ता हुआ घोड़ा है जिसके पास बहुत ऊर्जा है, एनर्जी है, एक बैल है जो बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है, और एक शेर है जो बहुत ही साहसी है। ये धर्म चक्रों द्वारा अलग किए गए हैं, और ये चारों जानवर किसके द्वारा अलग किए गए हैं साथियों? धर्म चक्र द्वारा अलग किए गए हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और इसे बलुआ पत्थर के एक ही खंड से उकेरा गया है, मतलब बलुआ फंड से एक ही चक्कर में बनाया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसका अंग्रेजी में, देखिए ये धर्म चक्र से सारे जानवर अलग किए गए हैं। बिल्कुल, अगर बेटा ध्यान दीजिएगा कि देखो एक एक चीज हम लोग को पढ़ना समझना है। अब भारत के राज प्रतीक में शामिल और दिखते हैं। अब ये वो पुराना वाला था, अब नया वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब एकस पर 3 शेर है और चौथा शेर छिपा हुआ है साथियों, मैंने आपको बता दिया है। अब एकस के केंद्र में एक धर्म है, ये भी मैंने बता दिया है। दाईं ओर एक बैल देखने को मिलता है साथियों। क्या? दाईं ओर हमें एक बैल देखने को मिलता है। बिल्कुल, अगर हम कहते हैं राइट साइड हमें क्या देखने को मिलता है? तो राइट साइड हमें बैल देखने को मिलता है। तो मैंने साथियों राइट साइड ही तो बैल बताया है आप लोगों को, राइट साइड हमें बैल देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, राइट साइड हमें बैल देखने को मिलता है, और बिल्कुल बाईं ओर हमें एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा देखने को मिलता है। सबसे दाईं और बाईं ओर धर्म चक्र की रूपरेखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। सिंह शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। भारत की राज प्रतीक का हिस्सा है, और घंटी के आकार का कमल हटा दिया गया है। पूछा जाएगा कि भैया क्या हटाया गया है? घंटी के आकार का कमल हटाया गया है। और इसे कब अपनाया गया था मेरे साथियों? इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत के राज प्रतीक की तरफ से। थ्री लायन माउंटेन ऑन द, जो शेर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पहला शेर है, दूसरा शेर है, तीसरा है, और चौथा शेर आप लोगों को दिख रहा है। और ये क्या है? धर्म चक्र है। ये दौड़ता हुआ घोड़ा दिख रहा है, इधर हमें हाथी दिख रहा है, और नीचे आपको सत्यमेव जयते दिखता है। 4 एनिमल साथियों, 4 एनिमल का आंसर होगा, क्योंकि पहला क्या है? शेर है, फिर हाथी है, फिर घोड़ा है, फिर सांड हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, कुछ तथ्य की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास नहीं साथियों, आपका जीवन बना देगा, इतिहास बदल देगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, ये आपको देखने को मिलता है साइड में। भारत के राष्ट्र ध्वज के केंद्र में इसके आधार पर अशोक चक्र अंकित है। तो मैंने आपको बताया था 22 जुलाई 1947 को अशोक चक्र भारत के झंडे पे लगाया गया था साथियों। 22 जुलाई 1947 को। बैल किस चीज को दिखाता है? कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। तो पूछा जाएगा बैल किसको सिंबलाइज करता है? कड़ी मेहनत और दृढ़ता
साहब दीनानाथ भार्गव ने राष्ट्र प्रतीक का डिजाइन किया था, उस समय उनकी उम्र 21 वर्ष थी। तो पूछा जाएगा कि साथियों दीनानाथ भार्गव ने क्या किया था, राष्ट्र प्रतीक का डिजाइन किया था। साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन? दीनानाथ नंदलाल बोस देखने को मिलता है। नंदलाल बोस ने क्या किया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्र प्रतीक में भारत सरकार की आधिकारिक मुहर लगती है, और आपने देखा होगा भारत सरकार की मुहर में क्या हमें देखने को मिलता है, प्रोवाइड बाइलिंगुअल नोट्स एंड मेक योर हैंडराइटिंग बेटर चलने को मिलता है। चक्र के दाईं ओर एक सार है साथियों, क्या है साथियों? एक सार है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और चक्र के बाईं ओर अगर हम बात करते हैं तो बाईं ओर क्या है, हमें घोड़ा देखने को मिलता है जो अदम शक्ति या परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक है। और मंडूक अपने साथ से लिया गया है, सत्य की ही विजय होती है। अब फुल ऑन द राइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है मेरे साथियों। अब हम लोग देखते हैं कुछ राष्ट्रीय एनिमल या नेशनल एनिमल की बात करते हैं। नंबर ऑफ लायन के आंसर 4 होगा साथियों, 4 होगा बिल्कुल। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए 3-3 जगह से मेहनत कर रहा हूं साथियों। उनके क्या नाम है, उनके वैज्ञानिक नाम है, इसे हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए 5 लाइन है बेटा, 4 लाइन हमें ऊपर देखने को मिलते हैं, अबेकस एक देखने को मिलता है साथियों, एक अबेकस पे देखने को मिलता है, 4 ऊपर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हमें कमल या लोटस देखने को मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, निलुम्बू न्यूसिफेरा ग्रेटेड होता है। इसे याद कैसे करेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय पुष्प हमें कमल देखने को मिलता है, बिल्कुल याद करना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, सबको पता है साथियों। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भैया निलुम्बू न्यूसिफेरा क्या है, तो निलुम्बू न्यूसिफेरा भैया भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा कि भैया निलुम्बू न्यूसिफेरा क्या है, निलुम्बू न्यूसिफेरा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो इसको आपको नहीं याद करना है, लोटस नहीं याद करना है, आपको ये याद करना है निलुम्बू न्यूसिफेरा। ये बिल्कुल सोचिएगा भारत के राष्ट्रीय पुष्प को कमल ही क्यों बनाया गया है, कमल को इसलिए बनाया गया है क्योंकि कीचड़ में खिलने वाला क्या होता है, कमल होता है, और सुगंधित सबको करता है साथियों। और सारे भगवान और देवी देवताओं के अर्पण के लिए भी कमल ही लेके आया जाता है। तो कहते हैं कीचड़ में बिल्कुल कमल खिलता है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय पुष्प को इसे बनाया गया है। तो निलुम्बू न्यूसिफेरा इसे कहा जाता है, बिल्कुल निलुम्बू न्यूसिफेरा इसे कहा जाता है। और इसकी बात अगर करते हैं कि 2 राज्यों का साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं 2 राज्यों का, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्टेट फ्लावर भी है साथियों, क्या है, राज्य पुष्प भी है। 2 राज्यों का कौन कौन से है बेटा, तो अगर हम बात करते हैं राज्य फ्लावर किसके हैं, तो हमें कर्नाटक का देखने को मिलता है साथियों, और हरियाणा का हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक का और हरियाणा का भी हमें देखने को मिलता है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये 2 राज्यों के राज्य पुष्प भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं निलुम्बू न्यूसिफेरा गर्डेन, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल याद करिएगा, क्लास में याद करना है। निलुम्बू न्यूसिफेरा गर्डेन क्या है, लोटस हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल क्या है साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, और आम से प्यारा कोई फल नहीं हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका बिल्कुल पूछा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका इसका देखा जाता है। मैंगीफेरा इंडिका हमें आम का देखने को मिलता है। ये प्यारे प्यारे आम है, अगले 3-4 महीने में आपको आम देखने को मिलेगा। पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल मैंगीफेरा इंडिका है, ये आपको याद रखना है, मैंगीफेरा इंडिका। और बिल्कुल, और अगर पहला वाला याद हम लोग करते हैं तो न्यूसिफेरा हमें याद करना है। न्यूसिफेरा और मैंगीफेरा हमें याद हो गया। न्यूसिफेरा कमल को कहते हैं, मैंगीफेरा हमने किसको कहा है, आम को कहा है। इसमें कौन कौन सी विटामिन मिलती है साथियों, तो विटामिन अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, और विटामिन डी हमें देखने को मिलता है। 3 तरीके के विटामिन ऐसे हमें देखने को, बिल्कुल 3 तरीके के विटामिन हमने ऐसे नहीं देखे थे। और मुगल बादशाह को आम इतने पसंद आ गए थे साथियों, मुगल बादशाह अकबर को, जिनका शासनकाल कब से कब तक था साथियों, 1556 से 1605 तक वो मुगल की गद्दी पे बैठे थे। दरभंगा जिले बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगा देते हैं, देखो 10,000 आम के पेड़ लगाते हैं, और जिसका वो लकी बाग नाम रखते हैं साथियों। क्या नाम रखते हैं, लकी बाग नाम रखते हैं। तो अगर पूछा जाएगा मैंगीफेरा इंडिका क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका कुछ नहीं है, यह भारत का राष्ट्रीय फल है। इसमें विटामिन ए, सी और डी देखने को मिलता है। लकी बाग क्या है, बिल्कुल अकबर ने क्या किया था, मुगल बादशाह ने 1556 से 1605 जिसका शासन था, उसने 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे, जिसे लकी बाग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमें बाघ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है साथियों, बाघ देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। तो आम को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफेरा कहते हैं, लोटस को क्या कहते हैं, न्यूसिफेरा कहते हैं, और पैंथेरा किसे कहते हैं, टाइगर को कहा जाता है, मतलब कि बाघ को कहा जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, बाघ को कहा जाता है, टाइगर मतलब बाघ होता है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं देश में बाघों की घटती हुई संख्या को प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था साथियों, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमें पीकॉक देखने को मिलता है, और इसका मतलब होता है पावोक स्टेटस होता है। क्या होता है साथियों, पावोक स्टेटस हमें देखने को मिलता है। भैया स्टेटस मतलब इसका स्टेटस बहुत ऊपर है, क्योंकि इसका खोपड़ी बहुत ऊंची होता है। जिसका स्टेटस ऊपर होगा वही अपनी गर्दन ऊपर करके चलेगा। तो अगर आपको याद करना है मोर, तो मोर का स्टेटस ऊपर होता है। तो पूछा जाएगा पावोक स्टेटस क्या है, तो पावोक स्टेटस मोर का साइंटिफिक नाम है, मतलब इंडियन पीकॉक का साइंटिफिक नाम क्या है, स्टेटस देखने को मिलता है। क्या इन सारी चीजों आपको याद हो रही है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपको क्या याद हो रही हैं। देखिए हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है। गर्दन कैसी होती है साथियों, लंबी होती है। आंख के नीचे सफेद निशान होता है, बिल्कुल, और सिर पर पंखे की आकार की एक कलगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण से पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप में पाया जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मजूमदार जी आप एक ही चीज लिख रहे हैं, प्रोवाइड बाइलिंगुअल हैंडरिटन नोट एंड मेक्स योर स्टेटस। कैसे याद करना है, स्टेटस, इसका स्टेटस ऊपर होगा, इसका गर्दन ऊपर होगा। और मोर की गर्दन आपने देखी है, बिल्कुल ऊपर हमें देखने को मिलती है साथियों। ये देखिए मोर की गर्दन कितनी ऊपर है, और आप लोगों ने मोर का पंख अपनी कॉपियों के पेज के बीच में रखा होगा, क्योंकि भैया आपके पेज के बीच में रखा होगा, क्योंकि भैया आपको लगता था कि भैया हमारी विद्या बढ़ जाएगी मोर के पंख से। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, नेशनल ट्री क्या है, राष्ट्र वृक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो बनियान ट्री है साथियों, जिसे हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं। और इसका क्या फुल फॉर्म है, भैया साइंटिफिक नाम है बंगाल लेंसिस, इसको कहते हैं बंगाल लेंसिस कहा जाता है साथियों। बरगद को क्या कहते हैं, बंगाल लेंसिस कहते हैं, फीकस बंगाल लेंसिस कहा जाता है। आपको साइंटिफिक नेम याद करना है साथियों। बनियान ट्री क्या है, भारत का देखने को बिल्कुल मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं साथियों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बिल्कुल भारतीय हाथी देखने को मिलता है। और प्रोजेक्ट हाथी का चालू किया गया था साथियों। प्रोजेक्ट हाथी की अगर बात करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम लोग बात करते
1992 में चालू किया गया था। हाथियों का सर्वेक्षण करने के लिए, मतलब हाथियों को बचाने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट हाथी चालू किया गया था साथियों। अगर इसकी बात करते हैं, इसका क्या है, एलिफस मैक्सिमस देखने को मिलता है। हाथी में सबसे बड़ा सूचक है भैया हाथी, आपने देखा होगा हाथी, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में चालू हुआ है। इसे हम लोग मैक्सिमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमस भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्र विरासत पशु है, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्र विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। और कब इसको घोषित किया है साथियों, 2010 में इसे घोषित किया है। बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 को बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। चलिए अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, नेशनल रेप्टाइल कौन सा है, तो कोबरा आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं किंग कोबरा, तो किंग कोबरा क्या है साथियों, नागराज देखने को मिलता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है साथियों, ओफियोफेगस देखने को मिलता है। ओफियोफेगस किसका है साथियों, कोबरा का देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कोबरा आपने देखा होगा, नाग देखा होगा, नाग, नाग क्या होता है भैया, कोबरा होता है जो बिल्कुल काट देता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो ओफियोफेगस देखने को मिलता है। और भारत का अगर राष्ट्रीय जलजीव पुरुष पूछा जाता है पशु, तो कौन है साथियों, गंगा नदी डॉल्फिन देखने को मिलता है। बिल्कुल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटिनिस्टा गैंगिटा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्लेटानिस्टा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्लेटानिस्टा गैंगिटा जिसे कहा जाता है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं साथियों, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन देखने को मिलता है, मीठे पानी की डॉल्फिन है। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, विलुप्त जीव गंगा डॉल्फिन ने 5 अक्टूबर 2009 को, इसलिए डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाते हैं साथियों, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। यह गंगा नदी कहां मिलता है, गंगा नदी, मेघना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में है। और प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या साथियों, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये पूरा अंग्रेजी में है, सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और नेशनल रिवर कौन सी है साथियों, गंगा हमें देखने को मिलती है, जो 4 नवंबर 2008 को बिल्कुल इसको बना दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं नेशनल वेजिटेबल कौन सा है मेरे साथियों, तो नेशनल वेजिटेबल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेशनल वेजिटेबल में हमें क्या देखने को मिलता है, नेशनल वेजिटेबल हमें कद्दू देखने को मिलता है। तो कहते हैं कद्दू खाओगे क्या, तो कद्दू की सब्जी क्या है, बिल्कुल राष्ट्रीय सब्जी देखने को मिलती है। आलू नहीं, आलू का चालू बेटा खा रहे थे बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। ठीक है, तो समझिए नेशनल वेजिटेबल क्या है साथियों, बरगद का पेड़ क्यों है, बरगद का पेड़ क्यों है, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। भारतीय रुपये का प्रतीक, अगर हम बात करते हैं भारतीय रुपये का जो प्रतीक है वो किसने डिजाइन किया था साथियों, तो उदय कुमार जी ने किया था। किसने किया था साथियों, उदय कुमार जी ने किया था। और ये 2 शब्दों से बनकर बना हुआ है। यह प्रतीक देवनागरी का आर से लिया गया है और रोमन का रा से लिया गया है साथियों। तो ये भारतीय सिंबल का हमें देखने को मिलता है। मतलब कि ये बिल्कुल आर यहाँ से लिया गया है और एक यहाँ से इसकी वाली डंडी ली गई है, ये वाली, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मिश्रण है, जिसके शीर्ष पर 2 समानांतर 36 पट्टियां हैं जो राष्ट्र ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये रुपया का डिजाइन किसने किया था, उदय कुमार जी ने किया था। और कब किया था साथियों, 2010 में इन्होंने किया था। पर क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी की फोटो कब छपने लगी थी नोटों पे, तो बताइएगा गांधी जी की फोटो 1996 से बिल्कुल नोटों पे छपना चालू हो गई थी। पहली बार 1996 में गांधी जी की फोटो नोट पर छपी थी। नेशनल गेम अभी कुछ नहीं है साथियों। इस प्रतीक की संकल्पना और डिजाइन उदय कुमार ने किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन स्नातक हुए हैं। और बिल्कुल 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। तो पूछा जाएगा भारतीय सिंबल बिल्कुल रुपया किसने डिजाइन किया था, तो उदय कुमार ने ही किया था। और कब किया था, 2010 में किया था। और 1996 में गांधी जी की पहली बार फोटो छपी थी मेरे साथियों। ये सारी चीजें अंग्रेजी में भी लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देने की बात है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं साथियों, क्योंकि जब तक हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अगर हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सी, तो 22 जुलाई बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं साथियों। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। 26 जनवरी को साथियों हमारा क्या रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 2 अक्टूबर को, तो हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं साथियों। क्या गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं, तो 22 जुलाई इसका सही होगा। 22 जुलाई 1947 को हमने झंडा अपना लिया था आजादी के 1 महीने पहले। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा लगभग। चलिए अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो भैया हमने पूछा है लंबाई गुणे चौड़ाई की बात हमने की है। अगर हम लोग बात करते हैं ये भारत का राष्ट्रीय झंडा है, तो भैया लंबाई गुणे चौड़ाई आप लोग बताइए कि क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा। मैं साथियों आप लोग बताइए डी कहां कौन सा, तो ये हो गई लंबाई हमें 3 देखने को मिल रही है और चौड़ाई हमें 2 देखने को मिल रही है। तो 3:2 इसका सही उत्तर हमें देखने को। गान की बार कहां गाया गया था, राष्ट्रगान अगर हम बात करते हैं साथियों, तो राष्ट्रगान हमारा क्या है, जन गण मन है, जिसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था, जिसका मूल जन गण मन है और जिसका मूल शीर्षक क्या था, भारतो भाग्य विधाता हमें देखने को मिलता है। ये साथियों कब गाया गया था, उत्तर बताइए ए। तो 1911 को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उसकी कौन थे, बिशन नारायण धर हमें देखने को मिलते हैं। कब गाया गया था, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था मेरे साथियों, बिशन नारायण धर हमें देखने को मिलते हैं। कौन साथियों, बिशन नारायण धर हमें कांग्रेस के अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, बिशन नारायण धर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इसका सही उत्तर 1911 हो जाएगा। दूसरा, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बी.आर. अम्बेडकर थे या सी. राजगोपालचारी थे। बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल। अधिवेशन क्या होता है, क्या होगा, क्या होगा, ए राजेंद्र प्रसाद होगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है, तो भैया कौन करता है, चौथे का सही उत्तर क्या होगा ये बताइए।
प्रधानमंत्री जी कहें बिल्कुल। और भैया सबसे ज्यादा अब तक किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा अभी तक ध्वजारोहण किसने किया है साथियों, तो लिखिएगा अपनी कॉपी में, सबसे ज्यादा ध्वजारोहण किसने किया है, कितनी बार साथियों किया है? 17 बार किया है। इंदिरा गांधी जी ने कितनी बार किया है साथियों? तो इंदिरा गांधी जी ने 16 बार किया है। और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? तीसरे नंबर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखने को मिलते हैं। चलिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया है। इन्होंने दो रंग बताए थे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लाल और हरा। उस पे सफेद रंग का जोड़ दिया जाता है गांधी जी के कहने पे, और लाल रंग को केसरिया रंग का दिया जाता है 1931 में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। तो अगर पूछा जाएगा पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं नेशनल रेप्टाइल की बात हम लोग करते हैं, तो हमें कौन सा देखने को मिलता है? किंग कोबरा देखने को मिलता है। और इसका क्या नाम है? ओथियोफोगस देखने को मिलता है साथियों। किंग कोबरा हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जन गण मन की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो किस अधिवेशन में गाया गया था, आप लोग बताइए। कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था। यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया है साथियों? अगर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, ये आपको बताना है, और कब अपनाया गया था ये बताना है। मिलेगा बिल्कुल। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सख्त संवत देखने को मिलता है 22 मार्च 1957। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय कैलेंडर 1957 में कैलेंडर सुधार समिति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने एक चंद्र सौर कैलेंडर को औपचारिक रूप दिया, जिसमें लीप वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मेल खाते हैं और महीनों के नाम पारंपरिक भारतीय महीनों के नाम पर रखे गए हैं। देखो, भारत के राष्ट्रीय फूल का वनस्पतिक नाम क्या है साथियों? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फूल मतलब नेशनल फ्लावर, तो हमें नेलुम्बो न्यूसिफेरा देखने को मिलता है। आम की बात करते हैं तो मैग्निफेरा देखने को मिलता है। टाइगर की बात करते हैं तो पैंथेरा टिग्रिस देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, तो मैंने बताया है कद्दू आपकी भारत की राष्ट्रीय सब्जी देखने को मिलती है। इसे भारतीय सब्जी को हिंदी में कद्दू के नाम से भी जाना जाता है, और यह पूरे भारत में उगती है। इसे किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं है साथियों। क्या किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे कद्दू बनाया जाता है। इसे चढ़ने वाले पौधे या लता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, तो अनुच्छेद 19A के तहत किया है साथियों। अगर हम बात करते हैं की है, तो वंदे मातरम गीत की रचना करने वाले का नाम क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसने की है? सत्यजीत रे ने किया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम के बाद श्री अरविंदो घोष द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो क्वेश्चन पूरा अधूरा है। इसके कहेंगे कि भैया रचना किसने की है अंग्रेजी में। अगर इंग्लिश में बात करते हैं रचना किसने की है, तो इंग्लिश में अगर रचना करने की बात करते हैं तो अरविंदो घोष हमें देखने को इसका सही उत्तर मिलेगा साथियों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आम किसका राष्ट्रीय फल है? भारत का है, पाकिस्तान का है, फिलीपींस का है, या के तीनों देशों का राष्ट्रीय फल है? भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल देखने को मिलता है। ए नहीं होगा साथियों, डी होगा, इसीलिए ये प्रश्न को लेके आया गया है। आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है, जबकि आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं बांग्लादेश का क्या है, तो आम का पेड़ हमें देखने को मिलता है। ये सभी फलों का राजा माना जाता है। फलों का राजा कौन है? आम को देखने को मिलता है। आम के साथ एक ऐसे होगा साथियों, बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार झंडे फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो भैया जवाहरलाल नेहरू के नाम हमें देखने को मिलता है। ये रही आज की आपकी क्लास। ये बताइएगा चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या सारी चीजें याद हो गई?